अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो के अंदर हमने माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं। ये वैसे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस हम इनको जल्दी से कर लेंगे ताकि कोई एमसीक्यू वगैरह आ जाए तो आपको आता हो। साथ आपने इसको बुक से ज़रूर रीड करना है। सो हेमाटोपियोटिक स्टेम सेल्स में जो माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स में आपके जो हेमाटोपियोटिक स्टेम सेल्स हैं, इनके अंदर जो मल्टी पोटेंट सेल्स होते हैं, उन मल्टी पोटेंट स्पेशली जो माइलॉइड सेल्स हैं या माइलॉइड स्टेम सेल्स हैं, उनकी क्या होती है, एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होती है। कल भी मैंने आपको बताया था कि हेमाटोपियोटिक स्टेम सेल्स में हम कहते हैं माइलॉइड सेल्स आ जाते हैं और हम कहते हैं लिम्फॉइड हैं। ठीक है, माइलॉइड आगे से अगर जो है वो डिफ्रेंशिएट हों तो उसकी वजह से आगे आरबीसीज बनते हैं, इसमें से डब्ल्यूबीसीज बनते हैं, प्लेटलेट्स वगैरह बनते हैं। तो डब्ल्यूबीसीज की प्रोलिफरेशन क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर आरबीसीज बहुत ज़्यादा बने, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा बने तो क्या होगा। तो आपको पता है कि अगर आरबीसीज बहुत ज़्यादा बने, एक्सेसिव आरबीसी बनना शुरू हो गए, तो इसको हम कहते हैं पोलीसाइथीमिया वेरा। ठीक है, क्या कहते हैं, पोलीसाइथीमिया रुब्रा वेरा। और इसी तरह अगर डब्ल्यूबीसीज बहुत ज़्यादा बने तो डब्ल्यूबीसीज बहुत ज़्यादा बनने की वजह से क्या होता है, हमारे पास क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, और उसकी हम बात कर चुके हैं, यानी ये डिफ्रेंशिएट होने के बाद बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट हो रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर प्लेटलेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बनेंगे तो उससे क्या होगा, थ्रोम्बोसाइथीमिया। सो थ्रोम्बोसाइथीमिया को भी अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटे, उसके अलावा वो कहता है कि यहाँ पे हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट भी होते हैं। सो अगर वो फाइब्रोब्लास्ट बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट हुए तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, माइलोफाइब्रोसिस, बोन मैरो के अंदर एक्सेसिव फाइब्रोसिस मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम आरबीसीज में से। सो आरबीसीज की अगर एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होगी तो एक्सेसिव प्रोलिफरेशन की वजह से जो आपके पास आरबीसी का मास है ना, वो मास क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। मास इंक्रीज़ होगा तो हीमोग्लोबिन भी मेल के अंदर हम देखेंगे तो 18.5 से ज़्यादा और हेमाटोक्रिट 55 से ज़्यादा। इसी तरह फीमेल के अंदर देखेंगे तो हेमाटोक्रिट जो है वो 16.5 से ज़्यादा और हेमाटोक्रिट जो है वो 45 से ज़्यादा होगा। तो इसको हम कहते हैं पोलीसाइथीमिया रुब्रा वेरा, यानी आपका जो आरबीसी मास है वो इंक्रीज़ कर गया। और आरबीसी मास क्यों इंक्रीज़ कर गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, माइलो प्रोलिफरेशन हो रही है। और ये जब बोन मैरो के लेवल से बहुत ज़्यादा आरबीसी बनता है तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी पोलीसाइथीमिया या पोलीसाइथीमिया रुब्रा वेरा। मैं डिफरेंट टाइप्स आपको बताती हूँ। अब अगर आरबीसीज बहुत ज़्यादा बनेंगे तो बहुत ही ब्रीफली सा डिस्कस करेंगे कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। नंबर 1, पेशेंट का जो ब्लड है वो बहुत गाढ़ा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी, हाइपर विस्कोसिटी। ब्लड बहुत गाढ़ा होगा, हाइपर विस्कोसिटी से उसको क्या हो सकता है, हेडेक हो सकता है, डिजीनेस होगा, कानों में घंटियाँ बजती हैं, उसकी विजन ब्लर हो सकती है। नंबर 2, अगर ब्लड बहुत गाढ़ा है तो उसमें स्टेसिस का जो चांस है, थ्रोम्बोसिस का जो चांस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। थ्रोम्बोसिस अगर ज़्यादा होने लगेगी तो आपको पता है कि अगर थ्रोम्बोसिस होगी, कहीं पे भी थ्रोम्बस और एम्बोलिस बनेगा तो किस चीज़ का रिस्क बढ़ जाएगा, एमआई का रिस्क बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक, उसी तरह स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। और उसके अलावा आपकी जो हेपेटिक वेन बताया हुआ है उसके अंदर थ्रोम्बोसिस होगी तो क्या होता है, उसको बर्ड चेरी सिंड्रोम कहते हैं। इसी तरह बेटे आँख की तरफ जो होती है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, उसकी जब ट्रांजिएंट एक्लूजन होती है तो एमिरोसिस फ्यूगस होना शुरू होता है, जिसका मतलब होता है पेशेंट कहता है मेरी आंखों के आगे पर्दा आ गया। ये ट्रांजिएंट सी सेंट्रल रेटिनल आर्टरी की अक्लूजन की वजह से होता है और ऑक्यूलर माइग्रेन हो सकता है। ठीक है, सो हाइपर विस्कोसिटी हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकती है। थ्रोम्बोसिस के बाद अगर बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स यूज़ होंगे तो ब्लीडिंग हो सकती है, हेमरेज हो सकता है। ठीक है, एपिस्टेक्सिस हो सकती है, ब्रूजिंग बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद जैसे आपको बताया कि इनको एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर, खून गाढ़ा होने की वजह से नहाने के बाद, स्पेशली हॉट बाथ के बाद, प्रूराइटिस पूरे जिस्म पे खारिश होती है। क्यों, क्योंकि हिस्टामीन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है। हिस्टामीन जब बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है तो स्टमक में हिस्टामीन एसिड की प्रोडक्शन को ज़्यादा करके पेप्टिक अल्सर डिजीज़ भी कॉज कर सकता है। और इन लोगों के यूरिक एसिड सेल टर्नओवर की वजह से गाउट भी हो सकता है। तो पोलीसाइथीमिया रुब्रा वेरा, जिसमें बोन मैरो के लेवल पे आपकी आरबीसीज बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, पेशेंट को क्या हो सकता है, हाइपर विस्कोसिटी, थ्रोम्बोसिस, ब्लीडिंग, प्रूराइटिस, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ और गाउट। अब इंपॉर्टेंटली अगर हम साइंस की बात करें तो आरबीसीज बन ज़्यादा रहे हैं तो वो टूटेंगे भी ज़्यादा। तो चीज़ क्या हो सकती है, स्प्लीनोमेगैली। ठीक है, क्या मिल सकती है हमें, स्प्लीनोमेगैली। उसके अलावा प्लेथोरा, इनका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा रेडन हुआ होगा ड्यू टू हाइपर विस्कस ब्लड। ब्लड अगर ज़्यादा है, प्लाज्मा ज़्यादा है तो उसकी वजह से आगे क्या होना शुरू हो जाएगी, हाइपरटेंशन हो सकती है। और जो इनकी रेटिनल वेन्स होती हैं वो क्या होती हैं, इनगोर्ज्ड होती हैं। सो स्प्लीनोमेगैली, प्लेथोरा, हाइपरटेंशन और इनगोर्ज रेटिनल वेन्स मिल सकती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इसकी लैब फाइंडिंग्स, लेकिन लैब फाइंडिंग से पहले मैं आपको इसकी टाइप्स बताना चाहती हूँ। पोलीसाइथीमिया की डिफरेंट टाइप्स होती हैं और लैब फाइंडिंग ज़ाहिर टाइप्स पे भी डिपेंडेंट होगी। पोलीसाइथीमिया को बेटे 4 टाइप्स में आपने याद रखना है। नंबर 1 होता है हमारे पास प्राइमरी पोलीसाइथीमिया,
प्राइमरी का मतलब वो वाला पॉलीसाइथीमिया है कि जिसके अंदर आपने याद रखना है कि बोन मैरो से क्या ज़्यादा बन रहा है, आरबीसीज बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया वेरा। इसमें बेसिकली माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है ना, बोन मैरो से ज़्यादा बन रहा है। बॉडी में कोई ऐसा स्टिमुलस नहीं था कि जिसने कहा हो आरबीसी ज़्यादा बने, ठीक है। सो इस पेशेंट के अंदर अगर हम आरबीसी मास देखते हैं ओवरऑल, तो मास जो है वो इंक्रीज़ हुआ होता है। आरबीसी ज़्यादा बनता है तो प्लाज्मा वॉल्यूम भी आपने याद रखना इंक्रीज़ है। सो प्राइमरी polycythemia which is also called as polycythemia rubra vera, ये ओनली polycythemia है जिसमें प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज़ है, बाकियों में डिक्रीज़ होता है। ऑक्सीजन का अगर पार्शियल प्रेशर देखेंगे या सेचुरेशन देखेंगे तो वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। एरिथ्रोपोइटिन नॉर्मल या एरिथ्रोपोइटिन इवन डिक्रीज़ होगा, क्योंकि आरबीसीज बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। हमें आरबीसीज के लिए मज़ीद स्टिमुलस नहीं चाहिए, तो बॉडी एरिथ्रोपोइटिन को कम कर लेगी। नंबर 2 हमारे पास हो सकता है एप्रोप्रिएट सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। एप्रोप्रिएट सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया का ये मतलब होता है कि आपकी बॉडी में ना हाइपोक्सिया डेवलप हो रहा है और उस हाइपोक्सिया की वजह से एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा बन रहा है और एरिथ्रोपोइटिन आरबीसीज को ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। सो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो जो प्लाज्मा मैस होता है, वो प्लाज्मा वॉल्यूम वो इनका जो है वो नॉर्मल होता है, क्योंकि उस पर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। आरबीसी मैस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और एरिथ्रोपोइटिन देखेंगे तो वो भी इंक्रीज़ होता है, और जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन है वो ज़ाहिर है कम थी, इसीलिए तो ये शुरू हुआ, ठीक है। फिर इसी तरह हमारे पास होता है इनअप्रोप्रिएट सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। सेकेंडरी का मतलब कि उसके लिए एरिथ्रोपोइटिन तो जा रहा है, बट वाई इनअप्रोप्रिएट, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन बॉडी में हाइपोक्सिया की वजह से नहीं बना, बल्कि बॉडी में कहीं पे भी कुछ एक्टोपिक टिश्यूज़ बन गए जहाँ से एरिथ्रोपोइटिन बन रहा है और वो जाके बोन मैरो की प्रोलिफरेशन करा रहा है। यहाँ पे रीज़न इसकी हो सकती है कोई कार्सिनोमा, ब्रोंकोजेनिक फियोक्रोमोसाइटोमा। आरबीसी का मास तो इंक्रीज़ होगा लेकिन वॉल्यूम नॉर्मल है, ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल है, और एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज़ होगा लेकिन वो इंक्रीज़ एक्टोपिक टिश्यू की वजह से होगा। और लास्टली हमारे पास क्या होता है, लास्टली हमारे पास होता है रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया। रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया के अंदर क्या होता है कि आरबीसीज उतने ही हैं, आरबीसी ज़्यादा नहीं हुए, लेकिन पहले प्लाज्मा वॉल्यूम अगर इतना था तो वॉल्यूम लॉस की वजह से अब वॉल्यूम इतना रह गया है, तो उसमें हमें आरबीसी मास इंक्रीज़ हुआ लगता है। बेसिकली रिएक्टिव में ये होता है कि आपका प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? ड्यू टू डायरिया, ड्यू टू वॉमिटिंग, ड्यू टू डिहाइड्रेशन, ठीक है। सो ये बेटे पॉलीसाइथीमिया की 4 टाइप्स हैं। मैं ये इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ ताकि आप बुक से रीड कर लें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इसकी प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया वेरा जो है वो होता है जब आपका बोन मैरो ओवर रिएक्ट कर रहा है। अप्रोप्रिएट सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया जब बॉडी में हाइपोक्सिया है, बॉडी से एरिथ्रोपोइटिन जा रहा है और वो इसकी प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। इनअप्रोप्रिएट हाइपोक्सिया के बगैर एक्टोपिक टिश्यू में से एरिथ्रोपोइटिन ने जाके प्रोडक्शन को ज़्यादा कर दिया, और रिएक्टिव में बेसिकली प्लाज्मा वॉल्यूम ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको आरबीसी मास बढ़ा हुआ लगता है, लेकिन हकीकतन आरबीसी मास जो है वो बढ़ा हुआ नहीं होता, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इसकी लैब फाइंडिंग्स की बात कर लें जो कि हम ऊपर करने लगे थे पॉलीसाइथीमिया रुब्रा वेरा की, तो वो कहता है कि नंबर 1 हम क्या करते हैं, पेशेंट का हीमोग्लोबिन देखते हैं। हीमोग्लोबिन मेल के अंदर 18.5 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा और फीमेल के अंदर 16.5 से ज़्यादा होगा, ठीक है। नंबर 2 मैंने आपको बताया कि ये जो प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया रुब्रा वेरा है इसमें प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है और इसमें एरिथ्रोपोइटिन आपने याद रखना है डिक्रीज़ होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम ऑक्सीजन सैचुरेशन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन सैचुरेशन इज़ क्वाइट नॉर्मल। इंपॉर्टेंटली ये म्यूटेशन आपसे पूछी जा सकती है। 95% केसेस में हमें JAK2 म्यूटेशन मिलती है, ठीक है। क्या मिलती है? JAK2 म्यूटेशन। अब लास्ट चीज़ हम बोन मैरो को देखते हैं, तो बोन मैरो के अंदर हमें क्या मिलती है, बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन हो रही है तो हाइपर सेलुलरिटी मिलती है। उसके बाद आयरन बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुका होता है इसलिए आयरन डिक्रीज़ हुआ होता है। मेगा कैरियोसिटिक हाइपरप्लेजिया भी मिलता है और फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम एब्सेंट है। इस पेशेंट का हम ट्रीटमेंट क्या करें, इसमें आरबीसीज बहुत ज़्यादा हैं, तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस नंबर 1 हमारे पास फ्लीबैक्टमी ही होता है। आप उसके ब्लड को सारा एक्सचेंज कर देते हो, नहीं तो थ्रोम्बोसिस को कम करने के लिए 2 चीज़ें आप साथ में एस्पिरिन डाल रहे होते हो और हाइड्रोक्सी यूरिया, और बाकी आप उसका सपोर्टिव मैनेजमेंट करोगे। अगर गाउट है तो एलोप्यूरिनॉल दे दो, प्रोराइटिस बहुत ज़्यादा है तो एंटीहिस्टामिन दो, अल्सर्स बन गए हैं तो PPI दो। क्लियर? सो ये सारी बात थी पॉलीसाइथीमिया वेरा की कि जिसमें आपका रेड ब्लड सेल मास बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। अब नंबर 2 हमने कहा कि उस माइलॉइड सेल्स में से ऐसे भी तो हो सकता है कि प्लेटलेट्स जो हैं वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाएं। अगर प्लेटलेट्स ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइथीमिया। इसको क्या कहते हैं, इसेंशियल
थीमिया, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया का मतलब होता है प्लेटलेट ज़्यादा हैं। और वो प्लेटलेट क्यों ज़्यादा हैं? क्योंकि बोन मैरो से ज़्यादा बन रहे हैं, तकरीबन 4.5 लाख से भी ज़्यादा। नॉर्मली हम कहते हैं 1.5 से 3 लाख हों, लेकिन इसमें 4.5 लाख से भी ज़्यादा होते हैं। आरबीसी साथ में बढ़े हुए हो भी सकते हैं, ल्यूकोसाइट बढ़े हुए हो भी सकते हैं, हो सकता है ना हो, सिर्फ थ्रोम्बोसाइथीमिया हो। ठीक है। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये याद रखनी है कि जब प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा हैं तो कुछ जगहों पे क्या शुरू हो जाएगी, एक्सेसिव थ्रोम्बोसिस, और कुछ जगहों पे प्लेटलेट्स की इनइफेक्टिवनेस की वजह से क्या शुरू हो जाएगा, हेमरेज। ठीक है। सो थ्रोम्बोसिस और हेमरेज ये मेजर मैनिफेस्टेशंस हैं। बहुत जगह पे जाके प्लेटलेट्स जो हैं वो छोटी छोटी जो वेसल्स हैं उनकी अक्लूजन भी शुरू कर देंगे। सो माइक्रोवास्कुलर क्या भी मिलेगी हमें, अक्लूजन भी मिलेगी। पेशेंट जो है ड्यू टू अक्लूजन चेस्ट पेन के साथ या लाइट हेडेडनेस के साथ भी आपके पास आ सकता है। एक साइन है जिसको याद रख लें, तो उसको हम कहते हैं एरिथ्रोमियल्जिया। इसमें ये होता है कि आपकी एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ ड्यू टू अक्लूजन जब ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाती है तो एक्सट्रीमिटीज़ में बहुत ज़्यादा बर्निंग पेन होता है, रिदमा होता है और इंटेंस बर्निंग होती है। और ये तब होती है जब प्लेटलेट काउंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है। यहाँ हम बोन मैरो की बायोप्सी करते हैं तो मेगा कैरियोसिटिक हाइपरप्लेजिया मिलता है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम नहीं है, फाइब्रोसिस भी नहीं है। आयरन स्टोर नॉर्मल है क्योंकि उसमें आरबीसीज तो यूज़ नहीं करे, आरबीसी अगर नहीं है साथ में। स्मेयर के ऊपर हमें हाइपोग्रेन्युलर प्लेटलेट्स मिलेंगे और थोड़ी बहुत ल्यूकोसाइटोसिस मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट का। कि अगर हम कहें कि वो लो रिस्क पेशेंट है, यानी उसकी एज भी अभी बहुत कम है, 40 से कम है, प्लेटलेट काउंट 1 लाख से अभी नीचे ही है और उसकी हिस्ट्री नहीं है पहले थ्रोम्बोसिस की, तो या तो हम उसको सिर्फ एस्पिरिन दे देते हैं या ये भी नहीं देते, और इवन साइटो रिडक्शन की तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो पेशेंट हाई रिस्क हुआ तो फिर हम उसको साइटो रिडक्शन जो है वो करेंगे और विद हाइड्रोक्सी यूरिया, साइटो रिडक्शन की जाएगी विद हाइड्रोक्सी यूरिया। ठीक है। आखिरी चीज़ बेटे हमारे पास आ जाती है जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस। अब ये मैंने आपको इससे जल्दी जल्दी पढ़ा दिया क्योंकि पहले मैं बहुत लटकाती रही हूँ, तो ये वाला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए हमने इसको जल्दी कवर कर लिया। सो प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस के अंदर बेसिकली आपने याद रखना है कि ये भी एक क्लोनल माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज़ है, लेकिन इसके अंदर आपका जो बोन मैरो है उसके अंदर क्या हो जाती है, फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिवेशन और बहुत एक्सेसिव फाइब्रोसिस, समझ लो घास उगाता है। ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइब्रोब्लास्ट वहाँ पे होते हैं और फिर ज़ाहिर है वो अपना काम जो उसने करना है हेमाटोपियोसिस वो नहीं करेगा। तो फाइब्रोसिस की वजह से हेमाटोपियोसिस जो है वो एक्स्ट्रा मेड्यूलरली हेमाटोपियोसिस शुरू हो जाएगी। बोन मैरो प्रॉपरली आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं बनाएगा। इसमें भी आपको JAK2 म्यूटेशन मिलती है ऑन शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 9। और भी कहता है कि ये इस वजह से होता है कि फाइब्रोजेनिक फैक्टर इनअप्रोप्रिएटली रिलीज़ हो रहे होते हैं। 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। ठीक है। अब बोन मैरो के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें मिलती है अपॉन बायोप्सी, वो ड्राई टैप मिलता है, क्योंकि मैंने आपको कहा ना ऐसे समझ लें घास उगा हुआ है वहाँ पे, काम तो हो नहीं रहा। सो ड्राई टैप होता है और बोन बायोप्सी पे हमें बहुत सवेयर फाइब्रोसिस मिलती है और हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे की सारी रिप्लेसमेंट हो गई है उसकी बाय रेटिकुलन और कोलेजन, वहाँ पे सारा रेटिकुलन और कोलेजन आया हुआ है। और उसके अलावा स्मेयर के ऊपर बड़े इनलार्ज एबनॉर्मल प्लेटलेट्स मिलते हैं, ल्यूको एरिथ्रोब्लास्टिक रिएक्शन मिल सकता है जिसमें इंपॉर्टेंटली हमें टीयर ड्रॉप सेल्स मिलते हैं। ठीक है। सो टीयर ड्रॉप सेल, न्यूक्लिएटेड आरबीसी, इमेच्योर डब्ल्यूबीसी, टीयर ड्रॉप जो है वो आपने याद रखना है। इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस की वजह से इनके अंदर सिम्टम्स ये आते हैं कि पेशेंट को अनीमिया शुरू हो जाता है, एक्स्ट्रा मेड्यूलरली हेमाटोपियोसिस की वजह से मैसिव स्प्लीनोमेगेली और हेपेटोमेगेली शुरू हो जाएगी। साथ में पेशेंट को जो है वो पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकती है और हाइपर मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यानी इसको रात में ठंडे पसीने, बुखार और वज़न का कम होना और इवन स्प्लीनिक इन्फार्क्ट हो सकता है। ट्रीटमेंट हम क्या करें, मोस्टली हमने सपोर्टिव ट्रीटमेंट, ज़ाहिर है अनीमिया के लिए सप्लीमेंट वगैरह नहीं तो ट्रांसफ्यूजन करेंगे, इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक देंगे, ब्लीडिंग के लिए प्लेटलेट देंगे। साथ में नंबर 2 हम उसको क्या देते हैं, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट शुरू करा देते हैं, हाइड्रोक्सी कार्बोमाइड या हाइड्रोक्सी यूरिया देते हैं। स्प्लीनोमेगेली बहुत ज़्यादा है तो स्पिनेक्टमी करेंगे और फाइनल ट्रीटमेंट यही होता है कि हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर देना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। सो एक दफ़ा दोबारा देख लें। अगर तो आरबीसी ज़्यादा है तो वो हमारे पास क्या है, पॉलीसाइथीमिया, और उसका ट्रीटमेंट क्या आपने करना है, फ्लिबोटमी करनी है और उसके साथ थ्रोम्बोसिस के लिए हम उसको एस्पिरिन और हाइड्रोक्सी यूरिया देते हैं। ठीक है। नंबर 2 हमने कहा कि थ्रोम्बोसाइथीमिया होता है जिसमें प्लेटलेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। प्लेटलेट्स अगर ज़्यादा हैं और पेशेंट लो रिस्क है तो हम सिर्फ एस्पिरिन देते हैं, हाई रिस्क है तो एस्पिरिन के साथ साइटो रिडक्शन करते हैं। और लास्टली जो माइलोफाइब्रोसिस है जिसमें आपके बोन मैरो के अंदर बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस हुई हुई है, वहाँ पर हेमाटोपियोसिस नहीं हो पा रही जिसकी वजह से
सारी चीज़ें कम हैं तो हम सपोर्टिव मैनेजमेंट करते हैं। अनीमिया के लिए ब्लड देते हैं, इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक देते हैं, ब्लीडिंग के लिए प्लेटलेट्स देते हैं, और बाकी भी फिर जिस तरह से पेशेंट ने मैनेज होना है, स्पिनेक्टमी कर देने तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर लें। सो ये आसान सी चीज़ थी हमारे पास, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है लिम्फोमा। सो नेक्स्ट वीडियो में लिम्फोमा जो है वो थोड़ी डिटेल से पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ते हैं।